हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट किए थे। नहीं, आज हम लोग करने जाएंगे शुरुआत चैप्टर 2 की, जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आइए चलते हैं क्लास में, देखते हैं क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि कहीं ना कहीं बीच केंद्र की बात कर रहा है। नहीं तो केंद्र को मापना, वही बोल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो बीच का बिंदु है उसकी टेंडेंसी को मेजर करना सेंट्रल टेंडेंसी हो जाता है। हाँ जी सर, तो आइए पहले इसको ना एक एक करके आराम आराम से समझते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं नोट्स में, फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर आपके मीन बनता कैसे, मीडियन बनता कैसे, ये सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद फिर सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, है ना। तो इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट यकीन रखिए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन और मीडियन जैसे आप आज वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैसा उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने नहीं देखा होगा। सो आइए चलते हैं प्रैक्टिकली इस चीज को प्रूव करते हैं। देखिएगा जी, क्या बोला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या द एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब आप क्या समझते हैं, मुझे एक बात बताइएगा, बताइए जी कि एवरेज का क्या मतलब हुआ। तो सर एवरेज मतलब ना ज्यादा ना कम, बीच वाला पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ एवरेज। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ने में एवरेज ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो वो उसको बोलते हैं एवरेज। उसी तरीके से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हुआ कि जो सेंट्रल की टेंडेंसी है, जो केंद्र बिंदु है, जैसे मान लेते हैं ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब देखिए ये हो गया, इसको बीच बोल सकते हैं, दोनों लाइन के बीच में, जी सर बोल सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल है उसकी टेंडेंसी को मेजर करना क्या कहेंगे सर, उसकी टेंडेंसी को मेजर करना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा। अब क्या होता है सर इसका मतलब, आई एवरेज का मतलब पहले समझते हैं, है ना। हाँ जी सर, चलिए आइए अब देखिएगा क्या, एक मिनट, अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एवरेज इज एन अटेम्प्ट, एवरेज क्या है जी, एक अटेम्प्ट है टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब दी होल फिगर। मेरे पास बहुत सारे फिगर्स हैं, उस फिगर्स में से किसी एक फिगर को फाइंड आउट कर लेना, उसको हम एवरेज बोलते हैं। कैसे, आइए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको समझिएगा। मान लेता हूं मेरे पास 5 फिगर है, दो, एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया, आइए ये देखिएगा, मान लेते हैं 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 फिगर है मेरे पास। अब इस 5, ये होल फिगर्स हो गया ना सारा फिगर्स, हाँ, इस 5 फिगर्स का एक फिगर वैल्यू बताना हमारा क्या होता है, एवरेज। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2, 3, 5, 4, 9 और 5, 9, 5, 14, 6, 20, 20 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 5 बार है तो 5 कर देंगे, तो एक एवरेज फिगर मेरा आ गया 4। इसी को एवरेज बोलेंगे ना। इससे ज्यादा, इससे कम 2 है और इससे ज्यादा 2 है, तो बीच वाला पार्ट क्या, यही एवरेज हो गया। क्लियर है बात। तो इसको क्या बोलना है कि होल फिगर का एक वैल्यू निकालना, यानी कि एक फिगर निकालना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। अब देखिए एवरेज में सबसे पहला चीज होता है क्या, एवरेज यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहला चीज होता है मीन निकालना। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि मीन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, जैसे मीन कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं मीन, सबसे पहले समझिएगा। बाद में ये चीजें ना एक्चुअली हमारे लाइफ में होती है, बट हम क्या है थोड़ा सा इसको पीछे लेके चले जाते हैं, समझते नहीं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए, आप अपने क्लास में, ठीक है, हाँ जी सर, उस क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट होगा तो टेस्ट भी होगा, होगा सर। तो आप ये मान के चलिए, मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि मीन कैसे निकालना है, कितने कितने तरीके से निकालना है। तो मीन का मतलब होता है मीन का मतलब होता है एवरेज, अर्थमेटिक मीन ही मैं बता रहा था। तो अर्थमेटिक मीन, होल फिगर्स का एक फिगर निकालना। अब कैसे निकालते हैं मीन, कितने तरीके से निकालते हैं उसको समझते हैं। मान लेते हैं क्लास में 10 बच्चे हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रन है। ठीक है, और सभी की टेस्ट भी है कितने मार्क्स की, मान लेते हैं 20 मार्क्स की टेस्ट भी है। ठीक है, ऐसा तो होता है ना, 20 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं आप लोग के भी, हाँ होता है सर। 10 क्वेश्चन लिया, 20 नंबर का हो गया जी।
तो आई, तो अब ये जो 20 मार्क्स का है उसमें से इंडिविजुअल बेसिस पर पहले हम चेक करते हैं कि हर बच्चा कितना नंबर लाया। तो मान लेते हैं कि एक बच्चा 10 लाया है, दूसरा बच्चा 12, तीसरा बच्चा 13, चौथा बच्चा 15, पांचवा बच्चा 16, छठा बच्चा 18, कुछ बच्चे लाए हैं 12 फिर से, है ना, ठीक है, कुछ बच्चे 8, कुछ बच्चे 6 ऐसे लेके आए हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लीजिए, एक बच्चे कुछ लाए हैं जी 9 नंबर, ठीक है। हाँ जी सर। अब मुझे बताइए कि ये 10 जो बच्चे हैं, मान लेते हैं जो बच्चे होते हैं ना उसको x मान लीजिए, या फिर x छोड़िए, इसको आप नंबर्स मान लीजिए कि नंबर है कितने हैं। मान लीजिए पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, छठा बच्चा, सातवां बच्चा, 8वां, 9वां और 10वां। हो सकता है आपको ये सब चीज आता होगा, बट मैं ये मान के बता रहा हूं कि आपको बेसिक है और आपको कुछ नहीं आता, तो आप भी आराम से पेशेंस वाली क्लास देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में जो प्रूफ करने जा रहा हूं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट और वो आती हैं। तो मैं इसको समझाने के लिए बेसिकली बता रहा हूं ताकि वो प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो आइए, अब ये 10 है, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं सर, अगर हर बच्चा का हम बोले कि भाई साहब हमको एक सिंगल फिगर निकाल दो, क्लास में पूछे कि बच्चे का स्कोर कैसे है, तो सब बोलते हैं ना कि सर ऑन एन एवरेज 15 नंबर लेके आ गया है, ऑन एन एवरेज इतना बच्चा इतना मार्क्स लेके हर बच्चा आया है। तो वो ऑन एन एवरेज निकालते कैसे हैं, आइए इसको कैलकुलेट करिए। 9 से 15 और 8 कितना होगा, 23, 23 और 12 आपका हो गया 35, 35 और 10 45 और 8 53 और 6 59 और 10 69 और 5 74 और 10 84 और 3 87 और 10 97 2 99 और 10 109 और 10 कितना हो गया, 109 और 10 119। तो चलिए इसको किसी को बढ़ा देते हैं, 11 कर देते हैं, ये हो गया 120। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो 120 आपकी टोटल वैल्यू हो गई। और आपके बच्चे कितने हैं जी, बच्चे कितने हैं जी, बच्चे हैं सर 10 बच्चे हैं। तो एवरेज यानी कि मीन कितना निकल गया जी सर, मीन निकल गया आपका 12। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया सिग्मा x बाई n। यही हो गया, क्योंकि इसी को x बोलेंगे और ये क्या था, नंबर था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू n और सिग्मा x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितना नंबर था स्टूडेंट का एक एक करके उसको वो बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12। अब देखिए इसी का दूसरा रूप भी हो सकता है। क्या दूसरा रूप हो सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं कि मेरा जो नंबर था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, नंबर जो था, मान लेते हैं एक लड़का था, मतलब फ्रीक्वेंसी, अब एक लड़का था जो 2 लड़के थे ऐसे जो 10 नंबर लाए, 3 लड़के ऐसे थे जो 12 नंबर लाए, 14 नंबर लाने वाले फिर से 3, ठीक है, और मान लेते हैं कि 16 नंबर लाने वाले फिर से 2, ठीक है, कितना हो गया, 3 3 6 और 4 10, चलो इतना ही का लेते हैं। तो टोटल 10 ही बच्चे थे क्लास में, हाँ जी सर 10 बच्चे थे, ठीक है, और टोटल कितना ये था सर, 2 बच्चे जो थे लाने वाले 10 नंबर थे, तो इसको हम आगे गुना करेंगे तभी तो आ जाएगा। तो यहां से हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपके कितने बच्चों ने इक्वल नंबर लाया है। जैसे 10 लोगों का था, मैंने बताया 10 लोगों के क्लास में 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे थे, 12 नंबर लाने वाले 3 बच्चे थे, 14 नंबर लाने वाले 3 बच्चे थे और 16 नंबर लाने वाले 2 बच्चे थे। तो ये 10 बच्चे हो गए, हाँ सर। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ, सिग्मा इज डिनोटेड होल फिगर्स के लिए, तो सिग्मा एफ। और अब बताइए 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे थे तो 20 नंबर होगा ना, 20 नंबर टोटल नंबर हमको लेना होता है ना। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है, ये पहला था। अब दूसरा फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। क्यों, क्योंकि सर 2 बच्चे थे 10 नंबर लाने वाले, टोटल नंबर तो 20 हुआ ना, 3 बच्चे थे 12 नंबर लाने वाले, टोटल नंबर तो 36 हुआ ना, 3 बच्चे थे जो 14 नंबर लाने वाले तो 42 हुआ ना, और 2 बच्चे थे तो ये फिर से 32 हुआ ना। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा कि कितना नंबर मिला है बच्चों को। तो 6 2 8 और 2 10 का 0। फिर इधर आ जाइए आप, 4 3 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 2 कितना, 11 2 13, ठीक है, निकल गया। अब निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स कितना था, 130 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितना, 13। समझ में आ गया कैसे निकला? हाँ जी सर। अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं और देखिए पहले वाले को हम लोग बोलते हैं ये जो मेथड है ना, इसी को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते थे।
ठीक है, अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रीट सीरीज, और इसके बाद एक सीरीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे बनता है, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला क्या हो जाएगा जी, मान लेते हैं कि टोटल 10 ही बच्चे हैं अभी, ठीक है, चलो अब यहाँ क्या है, यहाँ 40 नंबर तक लाने वाले बच्चे हैं। मैं मान लिया क्लास में 10 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 40 नंबर लाया है, ठीक है, हर बच्चा को 40 नंबर का टेस्ट देना है, सॉरी। उसके बाद अब हम ये मान लीजिए कि भाई साहब कौन कितना बच्चा, अब 0 से 10 नंबर तक लाने वाला जो बच्चा होगा वो मान लेते हैं 2 है, 10 से 20 तक लाने वाला बच्चा मान लेते हैं 3 है, फिर 20 से 30 लाने वाला बच्चा मान लेते हैं कितना, फिर 2 है, फिर 30 से 40 लाने वाला बच्चा 3 है, ठीक है। तो इसके बीच में लाने वाला, अब मुझे यहां से मिडिल फिगर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको f और x को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ जी सर, तो x वैल्यू लाने के लिए हमको मिडिल फिगर कैसे होगा, ये तो पता है आपको, इसको और इसको जोड़ के डिवाइड 2 से कर दीजिए, तो 5, 15, 25 और 35। अब इसको फिर से fx कर दीजिए, और ये जो वैल्यू आएगी निकल के, जैसे मतलब 10, 15 दिए 45, 25 दूनी 50, 35 दिए 105, 105, 50, 155 और 155, 45, 200 और 210। अब यहां निकाल दीजिए फिर वही सेम रूल से, क्या कि सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, एफ तो 10 है ही, तो 210 डिवाइडेड बाई 10, ये निकाल दिया तो 21 आ जाएगा आंसर। तो समझ में, अब देखिए ये इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, और इसी के तरफ पे काम करता है। आइए अब चलते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में, पहले हम एवरेज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चीजें हम लोग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, नहीं। हाँ जी सर, आइए देखिए क्या कह रहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बोल रहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंसीडरिंग द मास ऑफ द डाटा इन वन सिंगल वैल्यू। पूरे डेटा, जो मास ऑफ डाटा मतलब होल डेटा को सिंगल वैल्यू में कंसीडर करना, वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। कह रहा है इनेबल अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द एंटायर डेटा, पूरा होल डेटा का आपको आइडिया मिल जाता है, उसको बोलते हैं क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कह रहा है फॉर एग्जांपल इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ मिलियंस ऑफ अर्निंग पीपल ऑफ इंडिया। तो बोल रहा भाई साहब मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया में रहते हैं और बहुत मुश्किल है उनकी हर इंडिविजुअल की बेसिस पर उनकी इनकम को याद रखना। पता है 150 करोड़ लोगों की इनकम अगर इंडिविजुअल बेसिस पे याद रखो तब तो वो फिर भगवान ही है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। बट कह रहा है इफ द एवरेज इनकम इज ऑब्टेन्ड वी गॉट वन सिंगल वैल्यू दैट द रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम एवरेज इनकम निकाल दें टोटल पूरे देश के जनरेशन का या पूरे देश के लोगों का, तो हमको क्या, जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा वैसा एक वैल्यू मिल जाएगा। कह रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो इनेबल्स टू कंपेयर टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल द एवरेज सेल्स फिगर्स ऑफ अप्रैल मे बी कंपेयर टू द सेल्स फिगर ऑफ प्रीवियस मंथ। हाँ, तो कंपैरिजन के लिए भी स्टैटिस्टिक्स जाना जाता है कि हम सर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर लें, ठीक है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चेक कर लें, पिछले मंथ का रिकॉर्ड चेक कर लें, वो सारा चीज में हो जाता है। अब आइए क्या बोल रहा है, एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग देखते हैं। कह रहा है इन द स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वन इन विच वी आर इंटरेस्टेड वी मे गेट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोला, हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पा सकते हैं जब हम लोग स्टडी करते हैं किसी पॉपुलेशन का। कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रास्प एनी आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स when we look at all the observation, so it is better to get one number for one group। तो बोल रहा भाई साहब जरूरी नहीं कि हम हर इंडिविजुअल बेस पर सबको जान पाए, सो हमको एक ग्रुप का एक नंबर मिल जाए वही इंपॉर्टेंट है। So that number must be good representative one for all the observation to give a clear picture of that characteristic. So such representative number can be central value for all these observation. This central value is called measures of central tendency or an average or an measures of location। तो देखिए सीधा सीधी बात है, होल फिगर्स में से किसी एक फिगर को फाइंड आउट कर लेना, वो क्या करता है सर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर ले, ठीक है। हाँ जी सर, तो उसको क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आइएगा जी, डेफिनेशन ऑफ एवरेज क्या क्या दिया है, देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, मैं एक दो पढ़ देता हूं। कह रहा है एवरेज इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द होल फिगर्स। बात सही है, क्लार्क चाचा ने ऐसा बोला है।
अब ये देखिए क्रॉक्सटर ने क्या बोला है, कह रहा एवरेज इज सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू इन द सीरीज सिंस एन एवरेज इन समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डेटा इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज, देखिए दो एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग रिक्विजिट भी कह सकते हैं, एक एवरेज का और एक मैथमेटिकल होता है। तो ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज है, एक एक करके हम लोग आइए समझते हैं पहले, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, है ना। हाँ जी सर, आइए क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। बोला सबसे पहले क्या, इजी टू अंडरस्टैंड है। रिक्विजिस्ट क्या बोला कि इजी टू अंडरस्टैंड है ना। इजी टू अंडरस्टैंड कहने का कैसे इजी है सर, सर हमको क्या करना पड़ता है, सारे फिगर्स का एक फिगर निकालना पड़ता है। तो समझना बहुत आसान है कि जैसे ये 5 फिगर है, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अब इन पांचों को हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर निकालना, तो हम लोग पांचों को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, जो 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, डिवाइड कर देंगे 5 से तो एक सिंगल फिगर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर बात है, तो इजी है समझना। हाँ जी सर, सिंपल टू कंप्यूट, अभी तो बताया इतना इजी कंप्यूट करके बताया। इसमें क्या है सर, मीन निकालने के लिए कितना इजी है सर, सब वैल्यू को एक साथ ले लीजिए और जितने नंबर्स हैं उसको डिवाइड कर दिए, उससे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपल टू कंप्यूट भी हो गया। फिर क्या बोला, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। हाँ ये बात भी बहुत अच्छे से समझिएगा कि मीन जो है वो हर आइटम पर बेस्ड है। अगर मैं बोलूं कि क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे के मार्क्स के बेस पर एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो आपको 10 लेना पड़ेगा। अगर एक भी बच्चा छूट गया तो एवरेज दिक्कत हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, आइए देखिएगा एग्जांपल, मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पर। मान लेते हैं क्लास में 5 ही बच्चे, अभी 5 बच्चे का लेके चलता हूं। 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 5, चूंकि 5 बच्चे थे डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगा 3, यानी मीन आएगा 3। अगर आपने एक बच्चे का मार्क्स छोड़ दिया, मान लो 5 नंबर छोड़ दिया, तो हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 5, सीधे सीधे एवरेज कितना हो जा रहा है, 2। देख रहे हो, या 4 ही कर लो तो 4 क्लास में थे ना तो 2.5, तो एवरेज 3 से सीधा घट के कितना आ गया, 2.5। तो डिफरेंस आ गया ना। तो इसीलिए ओवर इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे क्या है, ये बेस्ड है। नेक्स्ट चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है इट शुड नॉट बी ड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब हुआ सर इसका, सर बोल रहा है जैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन में इतना डिफरेंस ना हो कि एक्सट्रीमली अफेक्ट करे। हाँ ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब आपको इसको समझिएगा, मान लेते हैं क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अभी देखिएगा पांचों की वैल्यू लीजिए, मीन निकालिए। कह रहा है 5 और 6 11 7 18 8 26 और 9 कितना हो गया, 26 4 30 और 5 35, 35 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 नंबर से तो 5 से कर लिया, एवरेज आ गया 7। नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां देखिए डिफरेंस, कह रहा है 5 और ये देखिए इतने 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है यहाँ, मतलब 7 लोग होंगे और सबको तो कोई 5 नंबर लाया, कोई 7 नंबर, कोई 8 नंबर, कोई 9 नंबर, कोई 10 नंबर ऐसा लेके आ रहा है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल वैल्यू है इसकी, लेकिन एक वैल्यू जो है वो 500 की आ गई है। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जोड़िएगा। तो 5 5 6 7 8 9, ये तो यहाँ 35 से 10 45 और 500, मतलब टोटल 545 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 करके देख लीजिएगा। 49 मतलब 70, और ये कर दीजिए आप, हाँ 7 के आपका 5 हो गया, 5 17 56 नहीं, फिर 49 आ जाएगा और फिर 77 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए ना आप 77, तो सोचिए सिर्फ एक डेटा की वजह से 7 से 77 चला जा रहा है एवरेज, समझ रहे हो। तो डिफरेंस यही बोल रहा है कि कोई भी एक ऐसा डेटा ना लीजिए, कोई भी एक ऐसा का जो डिफरेंस है वो इस तरह से ना लीजिए आप, ताकि पूरा का पूरा आपका डेटा क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए, एवरेज पूरा का पूरा मीन इफेक्ट कर जाए। क्लियर है बात। तो इसीलिए क्या बोला इट शुड नॉट बी ड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, कि भाई साहब कोई भी ऐसा वैल्यू ना ले लिया जाए कि इतना का इससे ज्यादा इफेक्ट कर जाए। अब क्या बोल रहा है, कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, हाँ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी वैल्यूएबल है। अब नेक्स्ट चलिए कह रहा है सेंट्रल टेंडेंसी इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब इसका क्या हुआ कि इट मींस डिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल के लिए। सर ओरिजिन किसको बोलते हैं, जब हम किसी वैल्यू में प्लस माइनस करते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है, और जब किसी वैल्यू में हम इनटू या डिवाइड करते हैं उसको हम लोग स्केल कहते हैं।
तो क्या मतलब हुआ यहाँ सर कि मीन का डिफरेंस टोटल का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ ये देखिएगा। चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। ठीक है, ये देखिएगा, मान लेते हैं 5 वैल्यू लिया है मैंने। ठीक है, 5 वैल्यू लिया, ये 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6 5 11 15 और ये 20 डिवाइडेड बाय कितना 5। तो आगे वैल्यू कितना, मीन यहाँ कितने आ गई जी, मीन आ गई 4, ये मीन हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने होल फिगर्स को लेकर मीन बढ़ाया। अब देखना इसमें से आप एक वैल्यू में बढ़ा दो, सब वैल्यू में 3 बढ़ा दो। मान लो 3 सब में बढ़ा दिया हमने, +3 सब में किया है, तो 3 2 5 हो गए, और फिर 3 3 6 हो गए, 4 3 7 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 6 और 3 9 हो गए। अब इसको जोड़िए, 6 5 11 और 7 18 और 26, 26 और 9 35, 35 डिवाइडेड बाय कितने 5 नंबर 7 आ गया। अब देखिए 3 से अगर हमने होल फिगर्स को बढ़ाया तो 3 से मीन भी इंक्रीज कर गया। समझ में आया बात। अब माइनस करके एक बार देख लीजिए, वो 2 में से 1 माइनस कर लीजिए, ये भी देख लीजिएगा आप, है ना। 2 में से 1 माइनस कीजिए तो 1, 3 में से 1 माइनस कीजिए तो 2, 4 में 1 माइनस कीजिए तो 3, 5 में 1 माइनस कीजिए तो कितना आपका 4, और 6 में 1 माइनस कीजिए तो 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब देख लीजिए 15 डिवाइड बाय 5 यानी कि 3, मीन 4 था और 4 से फिर कितना आ गया 3। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात समझिए, अगर किसी वैल्यू में होल मीन के वैल्यू में जितना एडिशन, जितना मल्टीप्लिकेशन, जितना मतलब जोड़ घटा गुना भागा जितना हम करेंगे उतने ही से हर सिंगल वैल्यू को बढ़ा देंगे तो भी वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए ओरिजिन पे ये क्या है, डिपेंडेंट है। पूरी तरीके से क्लियर है बात। हाँ जी सर, चलिए अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। अब आइए यहाँ इस प्रॉपर्टी को समझिए, और उसके बाद मैंने ऐसे तो सारा आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अ गुड एवरेज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या करना है, कह रहा है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड है, इट मींस दैट द डेफिनेशन शुड बी क्लियर सो दैट द लीड्स टू वन ओनली वन इंटरप्रिटेशन। कह रहा है इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा कि कितना इजी कैलकुलेट है, सिंपल है। It should be based on all observation। हाँ, और सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अगर एक ऑब्जर्वेशन भी कम हुआ तो एवरेज में डिस्टेंस आ जाएगा। हमने देखा था 3 से 2.5 हो गया था लास्ट में, बिल्कुल सही। कह रहा है इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। दो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। मैंने बोला कि ऐसा डेटा ना लें कि 5 एक जैसा और एक बहुत डिफरेंस हो जिसकी वजह से पूरा का पूरा मीन इफेक्ट कर जाए। कह रहा है एवरेज शुड बी सच दैट इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशन। तो देखो, या तो बहुत छोटा डेटा ले लोगे तो भी दिक्कत है, या बहुत ज्यादा डेटा ले लोगे, जैसे मैंने लिया था ना 5 6 7 8 9 और उसके साथ मैंने ले लिया था 500, तो डिफरेंस कितना आ गया, 7 के मीन से सीधे 70 के मीन पे आ गया, तो डिफरेंस आ गया ना। हाँ जी सर, तो कह रहा है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड टू मच बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, शुड हैव सैंपलिंग स्टेबिलिटी। हाँ, सैंपलिंग की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए। और कह रहा है एवरेज इज डिपेंडेंट ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, स्केल मतलब गुना भागा। क्लियर है बात। हाँ जी सर, अब आ जाइए क्या, अब सर टाइप्स ऑफ एवरेज पे चलते हैं। कितने तरह के एवरेज है, कह रहा है देयर आर 5 एवरेज, 5 तरीके का एवरेज है। और अमोंग देम मीन, मीडियन, मोड आर कॉल्ड सिंपल एवरेज एंड 2 एवरेज ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। तो सिंपल एवरेज को बोलते हैं या मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। क्लियर है बात। हाँ जी सर, ये देखिए फिगर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज क्या है, मीन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और आपका पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड आ जाएगा। क्लियर है बात। हाँ जी सर, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन, अर्थमेटिक मीन और मीडियन, और इसकी चर्चा, इसके प्रॉपर्टीज की चर्चा आज करेंगे। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखिए फॉर्मूला सेम मैंने बताया। कह रहा है इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म एवरेज रेफर्स टू एनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड बीइंग इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ व्हिच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना लंबा समझने की जरूरत नहीं है। क्लास एक एग्जांपल के तौर पर, जितना आपके पास डेटा है उसका मार्क्स मैंने बताया था, उसको बोलते हैं सिग्मा एक्स, और n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर हैं, मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं वो n, और क्लास में कितने बच्चों के, मतलब बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उसके टोटल मार्क्स, उसको बोलेंगे x। क्लियर है बात। तो उसी तरीके से कोई भी चीज का आपको क्या बोल रहा है कि यही देखिए बीइंग इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच, हर
चीज का, हर इंसान या हर कोई भी एक डेटा का न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, और हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दीजिए उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपका क्या निकल के चला आएगा सर? निकल के चला आएगा मीन, ठीक है। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एन। अब आइए जी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूफ करते हैं, एक एक करके आराम से पहले इसको पढ़ेंगे फिर प्रूफ करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ द अरिथमेटिक डिफाइंड ऑपरेशनली इट हैज सेवरल यूजफुल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है आइए देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ दीज आर, पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है बात? हाँ सर। तो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा भाई साहब ऐसा है, देखिए इसको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा है ये, आइएगा। हाँ ये देखिए बोल रहा डेविएशन का मीन हमेशा जीरो होता है। आइए देखते हैं कैसे, है ना। चलिए आपको पता है अभी हम लोग क्या पढ़े थे सर? कंटिन्यूअस सीरीज पढ़े थे, और कंटिन्यूअस सीरीज का एक फॉर्मूला होता है, आइएगा देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है। नहीं, हाँ जी सर, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो सर ये क्यों होता है? तो बेसिकली इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, डायरेक्टली मीन निकालते थे। जैसे अगर मान लेते हैं ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 रहा, तो हम लोग मान ये क्या करते थे, मीन निकालते थे, इसको एक्स एक्स मानते थे, यहाँ 5, 15, 25, 35, ये एक्स निकाल के और फ्रीक्वेंसी से इंटू करके सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ ये निकालते थे। हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, डेविएशन ऑफ मीन निकालना होगा। तो सर डेविएशन कैसे? तो a इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अब हमको मीन पहले निकालना नहीं है, हमको ये मान लेना है कि इन्हीं सब में से कोई मेरा एक मीन है। मान लेते तो कोई भी वैल्यू, मान लो 5, 15, 25 में से 25 एक मीन ले लिया, मैंने अज्यूम कर लिया। अब इसी की वैल्यू के बेस पर हमको एफ डी एक्स निकालना पड़ेगा, और जब ये डेविएशन निकल जाएगा तो फिर हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर बात? हाँ जी सर। तो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आइए यहां पे देखता हूं, हमने क्या किया, डेविएशन निकाला। तो सबसे पहले दो तरीका का, कैसे हम निकाले? दो तरीके। एक तरीका था क्या कि मेरे पास 3 वैल्यू थे, उससे हमने मीन निकाल लिया, सिग्मा एक्स तीनों को जोड़ दिया तो ये सिग्मा एक्स आ गया। सिग्मा एक्स कितना आ गया सर? 9 आ गया। और एन हमारा 3 था तो 3 ले लिया, तो इक्वल टू कितना हो गया? मीन आ गया 3। तो एक तो हमने मीन 3 निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, तो मीन 3 निकाला और डेविएशन ऑफ एक्स निकालना, मतलब dx निकालना था। तो डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए होता है x माइनस मीन। तो 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। अब देखिए यही कह रहा है कि जो डेविएशन ऑफ मीन होता है ना, अगर उसको आप इक्वल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों निकालते हैं सर डेविएशन ऑफ मीन? क्योंकि डेविएशन हमको निकालना पड़ता है चेक करने के लिए, मीन डेविएशन वगैरह आगे जब फ्यूचर निकालते हैं तो इसलिए हम लोग मीन उसका डेविएशन चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी dx निकालने के लिए हमको क्या करना था, x जो ये वैल्यू है उसमें हमको मीन को माइनस कर देना था सिंपली, तो इसी को बोलते हैं dx। तो यही देख लिए, यही बोल रहा है ये भी कि डेविएशन का मीन इज ऑलवेज 0। अब आ जाइए बुक पे, बुक में भी ये कहेगा, देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। सिंबॉलिकली देखिए सिग्मा है मतलब dx x माइनस मीन का बार इक्वल टू 0, यही प्रॉपर्टीज में था और हमने इसी को प्रूफ किया था। देख लीजिए ये, तो dx इक्वल टू, यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सिग्मा dx इक्वल टू x माइनस मीन का बार इक्वल टू 0। तो यही तो प्रूफ हुआ ना कि मीन निकाला, मीन निकाल के हमने x को मीन से डिवाइड किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये 0, तो माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया और वैल्यू आ गया क्या 0। ये हर वैल्यू के साथ होगा, आप किसी भी वैल्यू के साथ कर लीजिएगा। यहाँ मान लेते हैं 5, 7 और ले लेते हैं, फिर भी आपका वही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो 2, 3, 4 आगे 5 और 6 भी बढ़ा देंगे ना, तो आपका डेविएशन जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है the sum of the squared deviation of observation from the mean is minimum, that is the total of the square of the deviation from any other value than the mean value will be the greater than the total sum of the square of the deviation from mean। कुछ नहीं समझ में आया? नहीं, अब आएगा समझ में। ये देखिए
सिंपल सा बात। बोला भाई साहब जो डेविएशन आपने निकाला, अब ये डेविएशन हमने निकाला था ना एकदम जस्ट नीचे, ये देखिए ये जो dx निकाला था ना, इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो एज्यूम्ड मीन के स्क्वायर से छोटा होगा। कैसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं? हाँ जी सर, अब देखिए एक तरीका आप समझिएगा। मान लेते हैं डेविएशन स्क्वायर ऑफ मीन जो एक्चुअल मीन है, तो एक्चुअल मीन हम लोग कैसे निकालते हैं अभी आगे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी आपको आगे बोला था ना कि प्रूफ करके बता दूंगा, तो वो भी देखिएगा। हमने पिछला बार क्या लिया था 2 3 4, उस बेसिस पर देखा था तो डेविएशन x 0 आया था सर। देखिए अभी 5 और 6 भी कर दिया हमने, फिर भी बढ़ाइए तो 2 में से ये मीन हमने पहले निकाल लिया। आइए पहले मीन निकाल के आपको एक्चुअल मीन निकालते हैं। 2 3 4 5 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन कितना आ गया? एक्चुअली 4 आ गया। अब उस 4 के बेसिस पर हम निकाल लिए क्या, ये देखिए 2 में से आपका 4 गया -2, 3 में से 4 गया, यहाँ 4 लिख दीजिए तो आपको समझ में आएगा। 3 में से 4 गया -1, फिर 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया +1, 6 में से 4 गया +2। तो सर ये केस क्यों निकाले हम? तो ये डेविएशन ऑफ मीन निकालने के लिए निकाले। क्लियर बात? अब इसका dx स्क्वायर निकाल लीजिए। dx स्क्वायर क्योंकि यहाँ आपका प्रॉपर्टीज में बोला है कि डेविएशन ऑफ मीन का स्क्वायर जो होगा वो डेविएशन ऑफ एज्यूम्ड मीन से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो ये एक्चुअल मीन है, एक्चुअल मीन जो हम लोग निकाले अभी, ये देखिए ये 4, ठीक है, और उसका डेविएशन का स्क्वायर कितना निकल गया ये ध्यान दीजिएगा। तो ये डेविएशन है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 मिनट 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही ना होगा जी, ठीक है, हाँ 1 होगा, 5 मैंने लिख दिया था, 1 हो गया। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर फिर 1 और 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया। तो 4 1 5 और 5 10, तो dx स्क्वायर कितना हो गया? 10 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को कि एक्चुअल मीन निकाल कर, ये एक्चुअल मीन हो गया, निकाल कर जब हम dx स्क्वायर देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। अब आ जाइए एज्यूम्ड मीन से हम लोग निकालते हैं। सर एज्यूम्ड मीन कैसे मानेंगे? एज्यूम्ड मीन कहेंगे मतलब कुछ भी मान लीजिए, जैसे 2 3 4 5 6 इतनी वैल्यू दी गई है। अब इतनी वैल्यू में कोई भी मीन मान लीजिए कि भाई साहब मेरा एज्यूम्ड अपने से माना हुआ बोलते हैं मन मर्जी का 5 है, मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेरा 5 है। अब आइए फिर वही dx निकालने के लिए क्या करेंगे? x में से मीन को घटाएंगे, तो अभी एज्यूम्ड मीन 5 है तो 2 में से 5 घटाए -3, 3 में से फिर 5 घटाए -2, 4 में से 5 घटाए -1, अब 5 में से 5 घटाए 0 और 6 में से फिर 5 घटाए तो +1। यहाँ ये चीज जो dx स्क्वायर का पहला प्रॉपर्टीज एज्यूम्ड मीन के लिए नहीं है, वो मीन के लिए। अब आ जाइए dx स्क्वायर फिर कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है dx है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, फिर 1 का 1, टोटल आ गया कितना? 15। तो एज्यूम्ड मीन से जब मैंने dx स्क्वायर निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी? 15। जब हमने एक्चुअल मीन निकाल कर उसका dx स्क्वायर निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी? 10। तो यही तो प्रॉपर्टीज कह रहा है कि जो हमारा dx स्क्वायर है एक्चुअल मीन से, वो dx स्क्वायर का एज्यूम्ड मीन से कम होगा। हमेशा एक्चुअल मीन का dx स्क्वायर कम होगा। किससे? dx स्क्वायर ऑफ एज्यूम्ड मीन। यही था, जैसे 10 आ गया आपका dx स्क्वायर का एक्चुअल मीन, वो छोटा है ना एज्यूम्ड मीन से। क्लियर है बात? ये हो गया जी प्रूव्ड। समझ में आई बातें? तो ऐसे प्रॉपर्टीज पूछी जाती है और कुछ नहीं है। तो मैथमेटिकल में प्रॉपर्टीज पहला क्या बोला? पहला बोला भाई साहब ऐसा है कि dx जो होगा डेविएशन ऑफ मीन होगा हमेशा 0 होगा। किससे? रियल मीन से। डेविएशन ऑफ मीन कितना होगा जी? ये वाला वैल्यू देखिए, डेविएशन ऑफ मीन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक बात सर। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोला? दूसरा प्रॉपर्टीज बोला कि जो डेविएशन ऑफ एक्चुअल मीन का स्क्वायर होगा वो डेविएशन ऑफ एज्यूम्ड मीन के स्क्वायर के छोटा होगा। ठीक है, क्लियर बात? इसलिए छोटा का वैल्यू इधर गया, पूछी। हाँ जी सर। अब यही चीज हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि देखिए सर एक्चुअल मीन के थ्रू निकाले तो डेविएशन ऑफ स्क्वायर 10 आया और एज्यूम्ड मीन के थ्रू निकाले तो 15 आ गया। अब उसी 15 को यहाँ देखिए दिखा दिया हमने, 10 छोटा है ना 15 से। क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज? हाँ जी सर। अब चलिए चलते हैं फिर से एक बारी बुक में। चलिए तीसरा देखिएगा। तीसरा का सर ये तो कंबाइंड मीन का फार्मूला है। कंबाइंड मीन का फार्मूला की बात कर रहा है कि भाई द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ डेटा में बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल अरिथमेटिक मीन फॉर द कंबाइंड सेट्स ऑफ डेटा फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन डिफाइन। तो ये देखिए ये सिंपल सा तरीका है, इसको आप देख लीजिएगा फार्मूला। चौथा क्या बोल रहा है? हाँ ये चीज ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्राइव ईच आइटम ऑफ ए सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यू सीरीज आल्सो इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज बाय k दैट इज न्यू मीन।
if each item is multiplied of constant k then the arithmetic mean of the new series gets multiplied by new mean। अरे ये तो अभी जस्ट बताया ना भाई साहब, अभी हमने बताया ना कि अगर मान लेते हैं 5 नंबर है, ठीक है 5 नंबर है 2 3 4 5 6, इसका टोटल में निकालिए 6 5 11 4 15, ये 20 भागा 5 4, ये मीन आ गया। अब इस ये वाला हमने देखा था ना कि इसमें से 3 जोड़ दिए थे तो टोटल मीन पे भी 3 का ही इफेक्ट पड़ा था, मतलब अगर हर में से 3 जोड़ दिए 3 तो टोटल मीन भी 7 से इंक्रीज कर जाएगा। सेम वही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के साथ भी है कि अगर टोटल मीन का वैल्यू गुना करते हुए 5 से बढ़ा दिए तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी वो 5 से ही इंक्रीज करेगा। अगर मैं ये कहूं कि कोई वैल्यू है मीन 5 है और इंडिविजुअल वैल्यू जो भी होगा उसमें से अगर हम 5 इंक्रीज करेंगे तो टोटल मीन का वैल्यू भी 5 से बढ़ जाएगा। 5 से माइनस करेंगे तो वो 5 से भी माइनस हो जाएगा टोटल वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो वो भी वैल्यू 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था। हाँ जी सर, अब चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, अब देखिए क्या है मेरिट डिमेरिट देखिए मेरिट्स क्या, इट इज रिजिडली डिफाइंड है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, द नंबर ऑफ आइटम इज सफिशिएंटली लार्ज, इट इज मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल, इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ इन द सीरीज, पॉसिबल इन द कैलकुलेट इवन द सम ऑफ द डिटेल्स आर डेटा आर लैकिंग, all averages, it is affected least by fluctuating sampling। हाँ ठीक है, क्लियर है बात। अब इसी तरीके से provides good basis of comparison। अब डिमेरिट क्या है सर इट बोलता है इट कैन नॉट ऑब्टेन बाय इंस्पेक्शन नॉट लोकेटेड थ्रू द फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ के थ्रू लोकेटेड नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी स्टडी इन द क्वालिटेटिव फेनोमेना, सर जब स्टैट्स मतलब क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव की बात ही नहीं कर सकते। इट कैन इग्नोर एनी सिंगल आइटम ओनली एट द रिस्क ऑफ लूजिंग एक्यूरेसी, अगर आप एक सिंगल आइटम भी मिस कर दिए तो आप अपना एक्यूरेसी लूज कर देंगे। इट इज अफेक्टेड बाय वेरी मच एक्सट्रीम वैल्यूज, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास, it may be lead to fallacious conclusion if the details of the data from which is computed are not given। तो fallacious conclusion निकल जाएगा अगर आपका कंप्यूटेड डेटा सारा अवेलेबल नहीं है तो ये मेरिट डिमेरिट है, आप इसको देख लीजिएगा। मेन था प्रॉपर्टी जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया। अब देखिए ये आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है, इसको देख लीजिएगा आप, इजीली तरीके से बन जाएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है जी मीडियन। क्या होता है मीडियन, ध्यान से समझिए। आइए चलते हैं पहले मीडियन समझते हैं नोट्स में, ठीक है। ये देखिए मीडियन बोलता है मिडिल वैल्यू को, ठीक है। अगर मैं ये कहूं, ठीक है, कि मिडिल वैल्यू क्या होता है सर, तो दो सारे नंबर्स के बीच की वैल्यू को मिडिल वैल्यू बोलते हैं। हाँ जी सर। अब इसको कंप्यूट कैसे करते हैं सर, कंप्यूट करने का दो रास्ता, देखिए एक तो होगा इवन वैल्यू के साथ, जैसे इवन और ऑड, मतलब ये नहीं कि नंबर्स इवन ऑड हो, मतलब 5 है तो ये 5 ऑड हो गया और 6 है तो इवन हो गया, ऐसा वाला नहीं। इवन वैल्यू कहने का मतलब है कि कितनी काउंटिंग्स है, जो इसके नंबर ऑफ काउंटिंग्स जो होंगे ना वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 नंबर्स है। तो 7 के लिए क्या आपका हो जाएगा जी फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सीक्वेंसिंग करना है। सॉरी ये मैं बताना भूल गया था, मीडियन हमेशा सीक्वेंस पे चलता है। तो देखिए क्या ये सीक्वेंसिंग में है, नहीं, तो सबसे पहले इसको सीक्वेंसिंग में कीजिए। पहला वाला 2 3 4 5 6 8 और फिर 10, यही है ना 7 2 3 4 5 6 8 10, हाँ ये हो गया सीक्वेंसिंग में। अब इसका अगर चूंकि 7 नंबर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इक्वल टू n + 1 बाई 2th टर्म, ठीक है। तो ये देख लीजिए n कितना था 7 + 1 बाई 2th टर्म, यानी कि 8 बाई 2th टर्म, यानी कि 4th टर्म। तो 4th टर्म कौन सा है जी, कैलकुलेट करके देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे टर्म में 5 है तो इसीलिए इसका मीडियन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी को आप थोड़ा इस सीरीज के लिए देख लीजिए, सेकेंड नंबर जो ऑड वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है जी, 1 मिनट और बढ़ा ही लीजिए, इसमें एक वैल्यू बढ़ा दीजिए तुरंत हो जाएगा। अब देखिए 2 3 4 5 6 8 10 और 12, ये क्या हो गया 8 नंबर हो गया। अब इसमें सर यहाँ पे तो 8 नंबर था तो इजी से कैलकुलेट कर लेते थे, कैसे करते थे, तो n + 1 डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए यहाँ भी n + 1 करिए, तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, मीडियन इक्वल टू ये होता है ना, हाँ जी सर।
अब n कितना है, यहाँ 8 है प्लस 1 है डिवाइड बाय 2h है, तो यहाँ 9/2h टर्म आ जाएगा, यानी कि 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 तो कहीं है नहीं, 4 इधर है 4 इधर है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो फोर्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म है दोनों को जोड़कर ये डिवाइड कर देंगे, जो होगा वही आंसर आपका आ जाएगा मीडियन। तो दोनों को जोड़िए, कितना फोर्थ टर्म कितना है 5 है और आपका फिफ्थ टर्म कितना है 6, डिवाइड बाय 2 कीजिए, कितना हो गया 6 5 11 डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन हो जाएगा आपका 5.5 आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई? तो एक तो ये मीडियन हो गया, ठीक है। अब एक और मीडियन निकालने का तरीका क्या सर, एक और मीडियन निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चंस ना खुद बनते हैं, कोई बनाने वाला ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली आपको क्वेश्चंस बनाने वाला होगा। तो मीडियन कैसे बनते हैं, देखिए मान लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसको लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 ही देता हूं। चलिए आप इससे निकालिए, आप क्या सर, इससे निकालिए आप f 2 5 7 और 4 11 और 6 17 और 3 20, f 20 हो गया, ठीक है। चलिए जी आप फॉर्मूला लिखिए पहले। सर मीडियन का फॉर्मूला क्या, L1 प्लस L2 माइनस L1 प्लस f और mi माइनस CF, ठीक है। तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। CF निकलता कैसे सर, वो आप लोग को पता है, 2 यहाँ लिखिए, 2 5 7 7 4 11 11 और 6 17 और 3 20 निकल गया। तो इसको देखने का तरीका सबसे बड़ा क्या है कि जो f की वैल्यू होगी वही आपके इसके ऊपर की CF की वैल्यू होगी। चलिए अब इससे निकाल लेते हैं इजिली। अब इस फॉर्मूला में देखिए L2 N1 कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले mi निकालते हैं, mi मतलब मीडियन बोलते हैं। तो mi निकालिए n+1 डिवाइड बाय 2h टर्म, सॉरी कंटिन्यूअस सीरीज में का फॉर्मूला दूसरा होता है, n/2h टर्म ही होता है, ठीक है। तो n कितना था सर, n था आपका 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10th टर्म। अब देखिए 10th टर्म कैसे पहचानेंगे, 10th टर्म पहचानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कहां आएगा, CF में। तो 11th नंबर में 10th आ जाएगा। तो इसी बेस को हम सारा वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारा L1 क्या हो गया सर, L1 हो गया 20, सर L2 क्या हो जाएगा 30 माइनस 20, F क्या हो जाएगा सामने वाला 4, और mi कितना है सर, mi 10, और उसके ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब देख लीजिए 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ठीक है। अब कर लीजिए, तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4, तो 20 प्लस 7.5 यानी कि 27.5 क्या आ गया, मीडियन आ गया। क्लियर है बात, समझ में आई बात? हाँ जी सर, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, तो मीडियन भी बन गया, हाँ मीडियन भी बन गया। और अब आते हैं मीडियन के प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ये देखिए मीडियन का प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट मीन की तरह ही है। आइए देखिएगा क्या बोल रहा है, ये देखिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन कह रहा था, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन इज दैट द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मीडियंस अबाउट द मीडियम इज अ मिनिमम। सिंबल्स में क्या बोल रहा है, x माइनस मीन डेविएशन इज अ मिनिमम, ठीक है। आइए यही चीज तो बोला, सेम चीज जो भी हमने देखा था ना कि डेविएशन ऑफ एज्यूम्ड मीन हमेशा बड़ा रहेगा डेविएशन ऑफ रियल मीन से। रियल मीन कौन सा, अभी हमने जो जस्ट देखा किसकी, ये वाला देखा था ना, ये देखिए ये हमने प्रूफ किया ना मीन का। तो उसी तरीके से आप निकाल लेंगे मीडियन, ठीक है। एक एज्यूम्ड मीडियन और एक नॉर्मल मीडियन। जब दोनों मीडियन निकालना मैंने बता दिया और निकाल लेंगे तो आपको हमेशा यही दिखेगा कि एज्यूम्ड मीडियन वाला क्या होगा सर, एज्यूम्ड मीडियन हमेशा बड़ा होगा जो एक्चुअल मीडियन से, ठीक है। हाँ जी सर, ये ध्यान रखिएगा, यही इसका भी प्रॉपर्टीज कहता है, ठीक है जी। हाँ जी सर, ये देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखिएगा मीडियन अफेक्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ना कि वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। आइए देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, ऑल्दो मीडियन इज नॉट एज ए पॉपुलर अरिथमेटिक मीन, इट डज नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग बोथ इजी टू डिटरमाइन एंड इजी टू एक्सप्लेन। तो बोल रहा है सर मीडियन अरिथमेटिक मीन की तरह पॉपुलर नहीं है, इसलिए वो डिटरमाइन इजी और ये तरीके से नहीं कर सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए कह रहा है, एज इलस्ट्रेटेड अर्लियर द मीडियन इज अफेक्टेड बाय द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रादर देन द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन।
hence will be distorted as a representative value of the arithmetic mean। तो क्या बोल रहा है, मीडियन अफेक्ट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ना कि वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, hence it will be less distorted as a representative of than arithmetic mean। अब देखिए दोनों में फर्क क्या, दोनों में क्या फर्क देखिएगा। मीन में क्या था, वैल्यू इफेक्ट करता था कि अगर हम इसको जोड़ते थे, डिवाइड करते थे, तो वैल्यू मेरा इफेक्ट करता था एक एक वैल्यू से, लेकिन यहाँ नंबर से इफेक्ट करेगा कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर 8 कर दिए तो भी इफेक्ट करेगा और 9 कर दिए तो भी इफेक्ट करेगा। तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, 7 8 9 जो आगे बढ़ रहा है, मतलब अगर इसको मैं कहूं कि यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ मार्क्स नहीं, बच्चों के जो मार्क्स आते हैं वो इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ रैंक निकालना है भाई, फर्स्ट रैंक कौन लाया, सेकंड रैंक कौन लाया, ऐसा निकालना है, तो इसीलिए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इफेक्ट करेगा। और मीन में क्या इफेक्ट करता था, नंबर ऑफ मार्क्स, किसी एक बच्चे का अगर मार्क्स छूट जाता था तो एवरेज में मेरी कमी हो जाती थी। क्लियर बात, तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ ये नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ मीडियन इज दैट इट मे बी कंप्यूटेड फॉर एन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मीडियन इज इट इज अ लेस फैमिलियर मेजर ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, डिसएडवांटेज क्या है कि मीन की तरफ फेमस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसको हम इस तरीके से तो बना सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए कंटिन्यूअस सीरीज के बेसिस पर अभी जो हमने बनाया, कहां बनाया, यहां बनाया, हाँ ये देखिए, ये जो ये कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और सीएफ, इस बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीन को क्लास इंटरवल के बेसिस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये बात यहीं पे प्रॉपर्टीज में कही जा रही है। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, क्या कह रहा है, हाउएवर द सिंस मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है, इट्स वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, सो आल्सो मीडियन इज नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। सो मीडियन क्या है, कैपेबल नहीं है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। कह रहा है मेरिट्स ऑफ मीडियन, डिमेरिट्स ऑफ मीडियन, देखिएगा कह रहा है मीडियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ पोजिशनल एवरेज, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट करता है। क्लियर है, हाँ जी सर। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड इंटरवल्स, हाँ इसको भी ओपन एंड मतलब क्लास इंटरवल वाला, ओपन और एंड, ठीक है। कह रहा मीडियन कैन बी लोकेटेड इवन इफ द डेटा आर इनकम्प्लीट। फिर डिमेरिट्स ऑफ मीडियन में आ जाइए, कह रहा है does not consider all observations, पता है हमको, it is not suitable for further mathematical treatment except in use calculating mean deviation। कह रहा है in the case of even numbers of item and continuous series, median is an estimated value other than any value of the series, और a slight change in the series में drastic change in the median। हाँ बिल्कुल सही, सीरीज में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो इसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ये रहा आपका फॉर्मूला, मैंने आपको बताया कि जब ऑड वाला होगा तो क्या होगा, इवन वाला होगा तो क्या होगा, और ये मीडियन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इससे क्वेश्चंस भी ले लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।